हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट टू कैंपस चैनल, योर ट्रस्टेड गाइड फ्रॉम प्रिपरेशन टू एडमिशन। बच्चों आज लेकर आया हूं मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, खास करके जो यूपी के जो बच्चे जो स्टेट काउंसलिंग के लिए जाने वाले हैं, तो उनके लिए जो काउंसलिंग में जनरली बच्चे क्या क्या मिस्टेक करते हैं और उस मिस्टेक की क्या सॉल्यूशन है, वो सारा का सारा मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बच्चों एक बार लाइक का बटन जरूर दबाओ, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है, बस हमारे लिए एक मोटिवेशन हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट मिस्टेक जो है वो यहां पर सारा मिस्टेक लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो फर्स्ट मिस्टेक यही है कि काउंसलिंग के टाइम स्टूडेंट या तो डॉक्यूमेंट लेके नहीं आते या फिर गलत फॉर्मेट में सबमिट कर देते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है कि आपको ना दो बार जो है ना डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो है नोडल सेंटर पे जाकर के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। ठीक है, बिफोर काउंसलिंग की आप जो है जो अपने भी जो भी अपने प्रेफर करोगे, जो कॉलेज को सेलेक्ट करोगे, उससे पहले आपको ना रजिस्ट्रेशन के बाद आपको नोडल सेंटर पे जाकर के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लेने चाहिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद ही आप जाकर के काउंसलिंग में आप जाकर के जो है सेलेक्ट करो कॉलेजेस को। ठीक है बच्चों, पहली बार तो एक बार हो जाती है, दूसरी बार क्या होता है, जब आप कॉलेज आपको अलाउट हो जाता है तो कॉलेज में भी आपको लेकर जाना पड़ता है, सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं वहां पर। ठीक है बच्चों, तो ये सारा चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो उसमें भी क्या है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लेटेस्ट होने चाहिए, जैसे कि इनकम प्रूफ, अगर जैसे ईडब्ल्यूएस की अगर आप कैटेगरी को क्लेम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको जो है लेटेस्ट जो है आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, जो कि 1 अप्रैल से पुराना ना हो, 1 अप्रैल या उसके बाद का हो। ठीक है, इसी तरह से ओबीसी का अगर सर्टिफिकेट बनवा रहे हो आप, तो वो भी जो है लेटेस्ट होना चाहिए, उसमें एनसीएल भी मेंशन कर रखा हो, नॉन क्रीमी लेयर जो है उसमें मेंशन कर रखा हो। ठीक है, तो ये सारा का सारा उसमें चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो सॉल्यूशन मैंने कह दिया कि डॉक्यूमेंट मस्ट बी यूपी गवर्नमेंट फॉर्मेट। ठीक है ना, उसके बाद होना चाहिए क्या क्या चीज होनी चाहिए, जो ये सब चीजें जो होनी चाहिए, जैसे नीट एडमिट कार्ड, ठीक है, स्कोर कार्ड, ठीक है, 10-12 मार्कशीट, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो भी यूपी का, क्योंकि देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में ही बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज होते रहते हैं, कहीं 12th कर रखे होते हैं, 12th कर रखे होते हैं। ठीक है, तो सोचते हैं क्या वहां का लग जाएगा या फिर यूपी का मुझे अलग से बनवाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें बच्चों क्या है कि हर स्टेट के जो तहसीलदार होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपको जो एलिजिबिलिटी वहां के लिए है कि नहीं है, इसलिए पहले ही आप लोग को ये चीज करवा करके रख लेना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि वही डिसाइड करेंगे कि आपको उस स्टेट का डोमिसाइल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत सारे स्टेट वैसे भी होते हैं कि जहां से आपने 10th और 12th कर लिया है, ठीक है, बेशक आप दूसरे स्टेट के भी, तब भी आपको वहां के डोमिसाइल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, लेकिन आपको अपने स्टेट्स में यानी कि यूपी में जो है ऐसे आपको वहां का डोमिसाइल के लिए तहसीलदार से संपर्क करके आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, रजिस्ट्रेशन के बाद जाकर के आप नोडल ऑफिसर में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लो। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या होता है बच्चों कि 10-12 मार्क्स आपको जो देना पड़ेगा, नीट एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बता दिया। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसमें बताया मैंने कि देखो एससी एसटी के लिए लेटेस्ट और पुराना का कोई चक्कर नहीं है। एससी एसटी वाले जो बच्चे हैं उनका जो पुराना भी सर्टिफिकेट चल जाता है, लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस का लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है ना, पासपोर्ट साइज फोटोज होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। ये तो तब होगा जब आपको सीट अलॉट हो चुका है तब। ठीक है, 2-3 फोटोकॉपी सेट्स होना बना करके रख लेना चाहिए आपको। ठीक है, अब मान लो कि बच्चे आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ठीक है, फिर आपको नोडल ऑफिस मैंने कहा कि जाकर के वेरीफाई करवाना चाहिए। तो कैसे पता करोगे, तो आप वहां पर जा सकते हो कि upneet.gov.in पर लॉगिन कर लोगे अपने रजिस्ट्रेशन आईडी से और पासवर्ड से। ठीक है, और वहां पर आपको जो है आप जा करके अपने लिए जो है जो भी आपका नियरेस्ट होगा, जो ऑप्शन मिला होगा आपको नोडल ऑफिस जाने का, है ना, कहां कहां पर नोडल सेंटर है, वहां पर जा करके अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हो। तो यहां से पता चल जाएगा आपको कि कौन सा नोडल सेंटर आपको अलॉट हुआ है। ठीक है, तो वहां पर आप जा सकते हो। ठीक है बच्चों, अब बाकी के मिस्टेक्स एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं हम लोग जो सेकंड मिस्टेक है उसका टॉपिक है बच्चों ये ओवर कॉन्फिडेंस इन चॉइस फिलिंग, ओनली टॉप कॉलेजेस भरना, है ना। इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि टॉप 10 कॉलेजेस, यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस, टॉप 20 कॉलेजेस, इस तरह से वो ज़्यादातर देख करके अपनी लिस्ट बनाते हैं कि उन्हें लगता है कि हम इन सभी टॉप कॉलेजेस को सिर्फ चूज कर लेते हैं क्योंकि ये टॉप के कॉलेजेस हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों उसमें क्या होता है कि जो भी टॉप कॉलेजेस है वो सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, आपसे बहुत ज़्यादा जो हायर रैंक के बच्चे हैं उनके लिए भी वही प्रायोरिटी हो जाती है फिर। ठीक है, तो फिर उस सिचुएशन में आपको फिर नहीं मिल पाता। तो इसीलिए जो है मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, पहले मिस्टेक है कि सिर्फ टॉप 5 to 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस भरना, रियलिस्टिक ऑप्शन को स्किप कर देना। ठीक है ना, ये है बच्चों मिस्टेक। और उसके ऑप्शंस क्या क्या हैं जो करना चाहिए, तो फिल एटलीस्ट 30 to 50 रियलिस्टिक चॉइसेस। ठीक है ना,
यूज लास्ट ईयर्स कट ऑफ डाटा टू गाइड यू। ठीक है, लास्ट ईयर का देख लो कि कहां तक क्लोजिंग रैंक गया हुआ था किस कॉलेजेस का, है ना, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ। फिर टॉप, मिड लेवल, पेरिफेरल कॉलेजेस को कंबाइन करके भरना है। ठीक है, मतलब जब आपको कॉलेज के लिस्ट भरना है तो वहां पर तो सबसे अच्छे अच्छे कॉलेज शुरू में दिखने लगेंगे आपको। तब ये नहीं कि सारे के सारे अच्छे कॉलेजेस से सबके सब भर लो, बल्कि आपको मिड टीयर के कॉलेजेस या लेस पेरिफेरल जो कॉलेजेस होते हैं, लेस प्रेफर्ड कॉलेजेस होते हैं, उन सबको भी अपने मार्क्स, अपने रैंक के हिसाब से आपको उसमें शामिल करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया बच्चों सेकेंड मिस्टेक। और थर्ड मिस्टेक है बॉन्ड फीस पेनल्टी डिटेल्स चेक ना करना। ठीक है, कि जब भी आप काउंसलिंग में जाते हो तो कॉलेज तो सेलेक्ट कर लेते हो, लेकिन ये भूल जाते हो आप कि इसमें बॉन्ड की क्या है कंडीशंस, क्या है पेनल्टी। क्योंकि जानते हो आप कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उसमें क्या होता है कि आपका जैसे एमबीबीएस कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको मिनिमम 2 से 5 ईयर्स तक जो है रूरल एरियाज में आपको जा करके जो है एज अ डॉक्टर आपको अपॉइंट किया जाएगा वहां पर पब्लिक की सेवा करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, दो प्रॉब्लम होती है बच्चों को। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हर बच्चा चाहता है कि पीजी करे, है ना, मतलब एमडी, एमबीबीएस के बाद चाहते हैं एमडी करें, तो उसके लिए उनको पीजी नीट देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप मान लो 5.5 साल के बाद आप निकल करके जाते हो, अगले 5 साल के लिए आपको कहीं पर रूरल एरियाज में आपको अगर बॉन्ड सर्विस प्रोवाइड करना पड़ा गवर्नमेंट के लिए एज ए डॉक्टर, रूरल एरियाज में आपको जाके काम करना पड़ा। ठीक है, तो सोचो आपका 10.5 ईयर्स तो वही हो गया। उसके बाद आपको पीजी नीट की एंट्रेंस निकालनी पड़ेगी, हो सकता है उसमें 1 साल लग जाए या 2 साल लग जाए, उसके बाद देन आप पीजी कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से करने के लिए क्या होगा, बहुत ही लंबा ड्यूरेशन मिल जाएगा आपको पूरी तरह से डॉक्टर बनने में। ठीक है, तो इसीलिए जब आप कॉलेज को सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें जो है आपको ये भी देख लो कि किस कॉलेजेस के लिए जो है वो क्या बॉन्ड के कंडीशंस हैं। वैसे तो लेटेस्ट जो है आपको देख लेना चाहिए प्रोस्पेक्टस आपको जो है उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, पहले इसकी बात कर लेते हैं फिर बताता हूं। देखो क्या क्या कंडीशन है। पहला मिस्टेक क्या है कि कॉलेज ज्वाइन करने के बाद पता चलता है कि वहां 2 to 5 ईयर्स का जो है रूरल बॉन्ड है या फिर 10 लाख का पेनल्टी है ना। अगर नहीं करना चाहते हो, अगर वहां पर रूरल बॉन्ड नहीं प्रोवाइड करना चाहते हो तो आपको 10 लाख की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। किसी किसी स्टेट में जैसे हरियाणा सब में है कि अगर आप जितना साल कम के लिए करना चाहते हो उतना लाख रुपए के हिसाब से आप उतना पे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सब स्टेट में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन क्या है कि हर कॉलेज की बॉन्ड ड्यूरेशन, पेनल्टी अमाउंट, सर्विस कंडीशन, ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटी और इंटर्नशिप, ठीक है ना, स्टाइपेंड जो है कर ले, ये सबको सब जो है ना पहले लिख लें कि आपके लिए उसके हिसाब से प्रायोरिटी बनाएं। ठीक है, ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस, ठीक है, प्लस यूपी डीजेएमई वेबसाइट पर जाकर डिटेल्स जो है चेक कर लीजिए इसके बारे में। ठीक है, फिर आप उसमें से लिस्ट बनाएं। ठीक है, इसमें हॉस्टल का कंडीशन भी मायने रखता है क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो मेट्रोज में रहते आए हैं, अगर उनको जो लेस प्रेफर्ड जो कॉलेजेस मिलेंगे, जो खासकर पेरिफेरल एरिया, जो बिल्कुल सोचो टाइप 2 टाइप 3 एरिया वाले जो कॉलेजेस उनको मिलेंगे, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का क्या कंडीशन है, हॉस्टल के क्या कंडीशंस हैं, क्योंकि गर्मी में जो है आपको जो है हॉस्टल में ही रहना, वहाँ 5.5 साल रहना है ना। तो इन सब कंडीशंस को भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। हाँ, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए तो वो भी ठीक ही है ना, लेकिन जिसके पास अगर ऑप्शंस है, जिसके अच्छे रैंक है, उस बच्चे के लिए तो ये चॉइस देख सकता है ना कि ये जो कॉलेज है ये इसके हॉस्टल क्या कंडीशंस क्या है, यहाँ पर एसी वाला है कि नहीं है, नॉन एसी कमरा है, हाइट है कमरे में या नहीं है, पुराना है, छोटे छोटे कमरे हैं, है ना, ये सारा चीज भी वो देख सकता है इस सब चीजों को। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। तो ये चीज देखो, वैसे मैंने जो है ना बॉन्ड के लिए और पेनल्टी के लिए मैंने एक अलग वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि किस में, बीएमएस में, एमबीबीएस में, ठीक है, कितनी पेनल्टी होती है ना, और 1 साल के बाद छोड़ देने में कितनी पेनल्टी होती है, ये सारा डिटेल्स मैंने उसमें दे रखा है। ठीक है, तो आप जा करके वहां भी देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चों एक चीज और बताया था मैंने, एक और वीडियो बना रखा है मैंने कि जो भी आप गवर्नमेंट कॉलेजेस सेलेक्ट कर रहे हो, अगर आपके अच्छे रैंक है, ठीक है ना, अच्छे रैंक मतलब कम रैंक, क्लोजिंग रैंक आपका कम है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ऐसे कॉलेज भी सेलेक्ट कर लेना चाहिए जहां से आपको पीजी करना आसान हो जाए। ठीक है, तो पीजी करने आसान किस किस में होगा उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है, 2-3 चीजें, एक तो बॉन्ड सर्विस ना के बराबर हो, बहुत मिनिमम हो, दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि वहां पर आपको ना पीजी के लिए जो कोचिंग वगैरह भी प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, या वहां पर ऐसा माहौल हो, ठीक है, या फिर खास कर अगर किसी बढ़िया सिटी में रहोगे तो बाहर भी जा करके आप जो है ऑफलाइन कोचिंग वगैरह ले सकते हो कि जिस तरह से आपका एमबीबीएस खत्म होगा
तब तक आपकी पीजी नीट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। देन आप जा करके जो है, क्योंकि पीजी नीट को हल्के में मत लो, क्योंकि सोचो अभी जो है आप लोग लगभग 9-10 से ही बच्चे जो है नीट की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, तब जाकर के उनको नीट में क्वालिफाई कर पाते हैं। और सोचो जब पीजी नीट में जब आप बैठोगे तो इन्हीं सारे बच्चों से आपका कंपटीशन होगा जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इसीलिए जो है एमबीबीएस के साथ साथ वो भी चीज़ देख सकते हो आप लोग जब लिस्ट बनाने लगोगे तब। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद है बच्चों, तो यहाँ इसके बारे में बता चुका हूँ मैं, ठीक है ना, कि बॉन्ड फीस के बारे में बता चुका हूँ, है ना। सॉल्यूशंस क्या है कि हर कॉलेज की बॉन्ड ड्यूरेशन, पेनल्टी अमाउंट, सर्विस कंडीशन, हॉस्टल फैसिलिटी और इंटर्नशिप स्टाइपेंड, ठीक है, ये सारा का सारा पता कर लेना चाहिए, जिसके लिए बता चुका हूँ ये वेबसाइट। अब बच्चों नेक्स्ट जो है मिस्टेक, 4th, 5th, 6th, 7th मिस्टेक है, उसको अब देखते हैं। तो अब देखते हैं बच्चों, जो 4th मिस्टेक है बच्चों का, कि क्या करते हैं बच्चों की जो मोबाइल नंबर वो जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, यहाँ तक बच्चे जो फॉर्म भरते हैं उस समय अलग मोबाइल नंबर डाल देते हैं, उनको याद ही नहीं रहता है, ठीक है, और ना ही उनको यूजर आईडी पासवर्ड कुछ भी याद नहीं रहता, ठीक है, कभी कोई मोबाइल नंबर डालते हैं, कहीं कोई मोबाइल नंबर डालते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख रखा है कि ओटीपी मिस कर देना, लॉगिन क्रेडेंशियल भूल जाना, है ना। तो उसमें मिस्टेक यही है कि काउंसलिंग के वक्त ओटीपी नहीं मिलता या पासवर्ड भूल जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण चॉइस फिलिंग लॉक नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो अब उसके लिए क्या है, सॉल्यूशन यही है कि यूज अ रिलेबल मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो एक फिक्स मोबाइल नंबर और फिक्स जो ईमेल आईडी आप रखो, ठीक है, बल्कि हो सकता है तो उसका फोटो लेकर के रख लो, ठीक है ना। तो अब उसमें क्या क्या समाधान यही है कि सेकंड है कि ओटीपी डिले हो तो वेट मत करें, डीजीएमई हेल्प डेस्क को कॉल करें, ठीक है। दूसरा है कि लॉगिन क्रेडेंशियल का स्क्रीनशॉट लेकर के सेफ रख लें, ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कि 4th मिस्टेक हो गया आप लोग से जनरली जो बच्चे करते हैं। अब 5th मिस्टेक क्या होता है कि मॉप अप राउंड को इग्नोर करना। देखो बहुत सारे बच्चे दिमाग में ये सोचते हैं कि देखो फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड आते आते तक जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होंगे वो सारे के सारे फिल हो गए होंगे, है ना। तो मॉप अप राउंड में कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए बच्चे मॉप अप राउंड से छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वही चीज गलती करते हैं बच्चे, ठीक है। तो वही है मॉप अप राउंड को इग्नोर करना। मिस्टेक में क्या है कि मेनी स्टूडेंट्स एज्यूम कि मॉप अप राउंड में सिर्फ बीडीएस या प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चे जो है मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि मॉप अप राउंड में भी गवर्नमेंट सीट्स वैकेट होती है ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग, है ना। क्योंकि क्या होता है बच्चों की बहुत सारे बच्चों को जो है ना वो अलग अलग जगह पर कॉलेजेस के लिए, जैसे ऑल इंडिया कोटा का भी चलता है काउंसलिंग, इसका भी चलता है, तो बच्चों की बहुत सारे जगह से आ जाता है ऑप्शंस, ठीक है। या फिर आपने जो है बहुत सारे कॉलेज को सेलेक्ट कर लिया, तो आपके मार्क्स के हिसाब से आपको मान लो 10 कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है। लेकिन आप 10 कॉलेज में तो जाओगे नहीं आप, तो क्या करोगे, आप कोई एक ही कॉलेज ज्वाइन करोगे जो बेस्ट आपको लगेगा। बाकी के 9 कॉलेज में बेशक आप सेलेक्ट हो चुके हो, ठीक है ना, लेकिन आपको वहां पर जो है वहां पर आप जाओगे नहीं, तो फिर क्या होगा, उस सिचुएशन में जो है कुछ सीट वैकेंट रह जाती है, ठीक है। तो उस सीट के लिए फिर से मॉप अप राउंड में फिर से बच्चों को मौका मिलता है, ठीक है। मॉप अप से भी बढ़िया होता है स्ट्रेट राउंड। स्ट्रेट राउंड में जो लो मार्क्स वाले बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जो है ना क्लोजिंग रैंक जो है बहुत हाई तक जाता है, ठीक है। या तो फर्स्ट राउंड में हाई जाता है, ठीक है, या फिर मॉप अप और स्ट्रेट राउंड। सेकेंड राउंड में ज्यादा हाई नहीं जाता, ठीक है, ठीक है बच्चों। क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो हर बच्चे के दिमाग में ये होता है कि हमें जो है ये तो मिलेगा नहीं, इसलिए वो सब कॉलेजेस को सेलेक्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में बच्चे अच्छे कॉलेज को सेलेक्ट करो, ठीक है, बहुत ही अच्छे अपने जो लेवल है उससे भी थोड़े ज्यादा हाई लेवल के कॉलेज को सेलेक्ट करो, क्योंकि उन सब कॉलेजेस को बच्चे सेलेक्ट नहीं करते जिसके मार्क्स कम है बहुत सारे, ठीक है बच्चों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट मिस्टेक पर, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों की क्या करना है मॉप अप में। देखो यहां पर है मॉप अप राउंड में भी गवर्नमेंट सीट्स वैकेंट रह जाता है ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग। नेक्स्ट है इसमें कि मॉप अप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, डोंट स्किप इट। फिर है फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होती है मॉप अप राउंड में, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि मॉप अप राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो आप फिर से जो भी कॉलेजेस के सीट्स खाली हैं ये आपको पता है उससे फिर से रजिस्ट्रेशन कर दो, ठीक है, फिर से नए नए प्रेफरेंस लिस्ट बना लो, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारे 5 मिस्टेक्स। और 2 मिस्टेक्स क्या क्या है उसको देखते हैं एक बार, ठीक है बच्चों। अब देखते हो बच्चे 6th हम लेते हैं मिस्टेक, जो प्राइवेट कॉलेज को बिना सोचे समझे भरना, ठीक है ना। इसमें मिस्टेक क्या होता है कि लोग सभी प्राइवेट कॉलेज भर देते हैं, उनकी फीस, हॉस्टल और रिफंड पॉलिसी देखे बिना ही वो सब को सब भर देते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है बच्चों कि प्राइवेट कॉलेज की एनुअल फी, हॉस्टल चार्जेस, रिफंड पॉलिसी, बैंक लोन सपोर्ट, एफिलिएशन एंड हॉस्पिटल फैसिलिटी सब चेक कर ले, ठीक है ना, पहले से चेक कर लें, तभी आपको ऐसा काम
करना चाहिए किसी भी प्राइवेट कॉलेज के, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में बच्चों क्या होता है, फीस तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके लिए जो है हॉस्पिटल जो होना चाहिए एटलीस्ट, वो हॉस्पिटल ही नहीं होता उसके पास। ठीक है, तो इन सब चीज़ की जानकारी आपको पहले ले लेनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद 7th है कि रिपोर्टिंग टाइम मिस कर देना। ठीक है, कैजुअल बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मिस्टेक, सीट अलॉट होने के बाद टाइम पे रिपोर्टिंग ना करना या डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट ले जाना। इसका सॉल्यूशन क्या है कि रिपोर्टिंग डिटेल के एक दिन पहले तक सब रेडी कर लें, और लेट रिपोर्टिंग पर क्या हो सकता है, सीट या तो कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना, या फिर आपका पार्टिसिपेशन को ही ब्लॉक कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स जो है आप पहले ही जो है एक दिन पहले ही मेक श्योर कर लें, लिस्ट बना लें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारा लेकर के आप जो है टाइम से पहले पहुंच जाएं। ठीक है, क्योंकि आप अगर टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो आपकी सीट किसी और बच्चे को दिया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसके अलावा बच्चों जो मैं चाहता हूं कि आपको एक दो चीजें और बताना चाहता हूं मैं आपको। ठीक है, कि एक होता है कि जब आप फर्स्ट राउंड में आपने कोई कॉलेज को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो वहां पर आपसे पूछा जाता है एडमिशन लेते वक्त कि आप जो है अपग्रेडेशन के लिए भी सेलेक्ट करना चाहते हो, अपग्रेडेशन के लिए आपको भरना पड़ता है, अपग्रेडेशन के लिए यस या नो। अगर आप नो सेलेक्ट कर देते हो, ठीक है, तो आप उसी कॉलेज में उसी सीट पे रह जाते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप वहां अपग्रेडेशन में यस सेलेक्ट कर लेते हो, जब आप एडमिशन करने के लिए जाते हो या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो, तो वहां आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो वहां पर आपको यस भरना है। इससे क्या होगा बेनिफिट कि आप फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज तो मिल गया, अच्छी बात है, लेकिन सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भी आप उससे बढ़िया कॉलेज भी आप क्या करोगे, फिल करोगे, है ना। तो अगर उसमें से कोई बढ़िया कॉलेज मिल गया तो आप चाहे तो फर्स्ट कॉलेज जो आपको पहले मिला हुआ था उससे आप बढ़िया वाले कॉलेज की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपने नो सेलेक्ट कर दिया तो अब आपको उसी कॉलेज में वही सीट आपको मिल सकता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा मैंने बताया कि जो डीजीएमई का जो वेबसाइट है ना, और मोबाइल नंबर, ये जो नंबर है ना, ये सारा चीज आपको हमेशा रिकॉर्ड रखना चाहिए, क्योंकि देखो उसके वेबसाइट पे जाकर रेगुलरली विजिट करो, क्या क्या अपग्रेडेशन आ रहा है, क्या डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या चीजें नई नई इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, ये सारा चीज आपको पता कर लेते। तो उसमें वेबसाइट का एड्रेस है dgme.up.gov.in। अगर कुछ भी जानकारी रख चाहिए तो आप ईमेल भी कर सकते हो उन्हें dgme.up@gmail.com। इसके अलावा जो काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए मोबाइल नंबर मैंने लिख दिया है 0522-298-6802। ठीक है ना बच्चों, तो इन सारी चीज़ों को बच्चों ध्यान रखोगे आप। ठीक है, ये सारे मिस्टेक्स, उसके सॉल्यूशंस, सारा चीज़ आपको बता दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को थोड़ा बहुत वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को बच्चों लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।